बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है एफिशिएंसी, उसको डिस्कस करेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं कि रेशियो ऑफ यूज्ड वर्क डन टू एनर्जी अब्सॉर्ब बाय पर्टिकुलर सिस्टम, यानी कि जितना भी वर्क डन हमें मिल रहा है और जितनी एनर्जी हमने ली है और उस दोनों का डिफरेंस जो है, यानी कि दोनों का रेशियो जो है, उसको हम कहते हैं जी एफिशिएंसी। देख लें कि इनपुट जो हम देते हैं किसी भी सिस्टम में, इनपुट और हमें इनपुट आउटपुट मल्टीप्लाई 100, यानी कि जितनी भी हमें आउटपुट मिल रही होती है इनपुट से, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं ईटा से। इसका जब इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसको हम परसेंटेज में ही कैलकुलेट करते हैं कि इतनी परसेंटेज की एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की है। अब देखें, जब हम किसी भी लाइट बल्ब को जब ग्लो करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब बल्ब जो होता है, जो जब ग्लो होता है तो उसमें कुछ जो एनर्जी होती है वो एज अ हीट एनर्जी जो होती है वो लॉस होती रहती है। ठीक है, क्योंकि जब बल्ब ग्लो होगा तो उसको हीट अप भी हो जाएगा, तो कुछ एनर्जी होगी, हीट एनर्जी जो होगी वो लॉस होती रहेगी, कि एनर्जी वेस्ट नहीं होगी लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वो लॉस होती रहेगी। इसके बाद है डिफाइन पावर एंड राइट्स फार्मूला। ये पावर क्या है? पावर इज द रेशियो एट व्हिच वर्क इज डन, लेकिन वो रेशियो है पावर जिसमें कोई भी चीज सिस्टम का वर्क जो होता है वो डन होता है, उसको हम कहते हैं पावर। और इसका जो इसको हम लेते हैं W/T, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो पावर का यूनिट होता है जी, वर्क का यूनिट होता है जॉब, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं जी इसको वाट में। लेकिन पावर का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं जी वाट। और ये इक्वल होता है जूल पर सेकंड, जैसे कि W वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। इसके बाद ये वाट क्या होता है? 1 watt is defined as the power consumed in doing the work of 1 joule during the time interval of 1 second, यानी कि पावर जो कंज्यूम होती है, जो 1 जूल वर्क जो होता है 1 सेकंड में, जो 1 जूल वर्क होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ वाट। इसके बाद एक डेरिवेशन है छोटी सी, प्रूव दैट P is equal to F dot V। F dot V, यदि यहाँ पे F जो फोर्स है, V जो वेलोसिटी को, उसको हमने प्रूव करना है इस रिलेशन को। तो as we know that power is equal to work over time। जो वर्क का हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस s इज इक्वल टू वर्क, और डिस्टेंस s को हम डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखते हैं? F डॉट d इज इक्वल टू w। अब इस रिलेशन को आपने पुट करना है कि वर्क P इज इक्वल टू w की जगह F डॉट d, यानी कि यहाँ पे आपने ये जो रिलेशन है इसको पुट कर देना है, वर्क की जो F डॉट d ओवर t, देखिए ये t नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो d/t इस रिलेशन को हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू F डॉट d ओवर t। अब देखें रेट ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कहते हैं जी वेलोसिटी। तो ये वाला जो रिलेशन है d ओवर टाइम, ये वेलोसिटी का रिलेशन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू F डॉट v, ये वाली टर्म जो होगी वो इक्वल होगी v। ये था हमारा छोटा सा प्रूफ। देन आगे कहते हैं जी बिग यूनिट्स ऑफ पावर क्या होते हैं, ये पावर को किन यूनिट्स में हम मेजर करते हैं जी। फॉर हिस्टोरिकल रीजन द हॉर्स पावर इज occasionally used to describe the power driven by a machine, यानी किसी भी मशीन की जो वर्क होता है उसको हम जो मशीन ड्रिवन करती है वर्क, उसको हम हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट।
अगर हम पावर को उसमें लेते हैं तो हम इसको 1 हार्स पावर में, अगर हार्स पावर में लेते हैं तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अगर आप किलोवाट में लें तो 10 की पावर 3 वाट। अगर आप मेगावाट में लें तो 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, इन यूनिट्स में हम पावर को स्टडी करते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी व्हेन वर्क इज नॉट डन इन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देखिए कौन सी वो कंडीशन होगी, इनके फोर्स वर्क कर रही होगी बॉडी पे, लेकिन जो वर्क जो होगा वो डन नहीं होगा। व्हेन यू एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। किसी भी यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब वर्क का जो फार्मूला है इज इक्वल टू F डॉट, अब F क्या है, लेकिन जब फोर्स के साथ जिस सिंबल में फोर्स लग रही है उसी सिंबल में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल होना चाहिए, तो तब जाके वर्क डन हमारा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस वॉल को थोड़ा सा धक्का लगाता हूँ फोर्स लगा के, लेकिन ये मूव नहीं हो रही, स्टिल अपनी जगह पे ही सकन है, तो हमारा जो वर्क है जितनी मर्जी हम फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, अगर हमारी यहाँ पे दीवार ने आके मूव नहीं किया तो हमारा वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। अगर ये स्टूडेंट है होल्डिंग हिज बैग इन हिज हैंड्स इन अ स्टेशनरी पोजीशन डज नॉट वर्क एक्सप्लेन। जैसे एक बच्चा है उसने एक अपना जो स्कूल बैग है वो पहना हुआ है, लेकिन वो कहता है कि स्टेशनरी एक ही सकन हालत में वो खड़ा है किसी जगह पे, तो हमारा वहां पे वर्क होगा कि नहीं होगा। अब देखें डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, लेकिन कुछ ना कोई डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना जरूरी है फोर्स के साथ। फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्टेंस उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से ये चीज जीरो होगी, तो F मल्टीप्लाई जीरो W इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नो वर्क इज डन। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर्क इज नॉट डन व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल टेबल। यानी कि जब कोई भी बॉडी किसी टेबल पर मूव करती है फ्लैट हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो कहता है कि वर्क हमारा why work is not done, कि हमारा वर्क हमें क्यों हासिल नहीं होगा। तो अगर डिस्टेंस में है when an object is displaced horizontally on a flat table the normal reaction force of the table and the gravitational force and it does not do not work because they act perpendicular। देखिए एक तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वर्क कर रही है कि डाउनवर्ड, और जो नॉर्मल फोर्स है वो जो एंगल बना रही है वो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमारा जो फार्मूला बनेगा F W इक्वल टू Fs cos थीटा क्या है, और यहाँ पे अगर आप हमारा एंगल 90 डिग्री है तो W इक्वल टू थीटा हमारे पास 90 डिग्री और cos 90 इक्वल टू होगा 0, तो हम यहाँ पे W इक्वल टू Fs इनटू 0, तो ये वाला जो टर्म है W इक्वल टू 0 की इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि नो वर्क इज डन। जब हम किसी भी फ्लैट टेबल पर किसी भी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स जो होगी वो तो लग रही है, लेकिन साथ ही कंटेनर फोर्स जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो हमारा 0 होगा। अगर ये व्हाट हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज ड्रॉप इन अ वेल। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम गिराते हैं नीचे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एज यू नो दैट कि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी भी हाइट की वजह से, किसी भी चीज की हाइट की वजह से, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले वो यहाँ पे पड़ा हुआ है सरफेस पे, उसको हम किसी भी हाइट पे उठा के यहाँ पे रखते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं नीचे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है हाइट पे तो जाहिर है कि नीचे आने से हाइट कम होने से वो डिक्रीज हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जमीन पर नीचे गिराएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।